हेलो, दिस इज केएमएस सर। चैप्टर चल रहा है हमारा एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का ये लेक्चर नंबर 7 है और इस लेक्चर में हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड चल रहा है और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाने के मेथड यानी प्रिपरेशन मेथड सारे कंप्लीट कर चुके हैं। और इसके बाद की जो ये वीडियो है इसमें हम आज कार्बोक्सिलिक एसिड के भौतिक गुण के बारे में और साथ में रासायनिक गुण केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के भौतिक गुण। कार्बोक्सिलिक एसिड के भौतिक गुण पढ़ रहे हैं तो देखिए, जब भी बात भौतिक गुण की आती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज की आती है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम कुछ बातों के बारे में जानकारी लेते हैं, जैसे अवस्था के बारे में, जैसे रंग के बारे में, जैसे गंध के बारे में और उनके क्वथनांक के बारे में, और साथ ही विलेयता के बारे में हम जानकारी लेते हैं। और यही हमारे एनसीईआरटी के मेंशंस पॉइंट हैं यहाँ पर, जिनके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब ये आपको पता ही होगा कि वे होते हैं जिनमें COOH फंक्शनल ग्रुप होता है, वे कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले रहे थे CH3COOH, मतलब कि सिर का भी कार्बोक्सिलिक एसिड होता है जिसको आप खाते हैं। तो चलिए बात करते हैं भौतिक गुण। अगर देखें कार्बोक्सिलिक एसिड की अवस्था, तो मैं आपको बता दूं कि जो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब यानी कि एक चेन में, जैसे ये क्या है, ये एक एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। और देखो, इस एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में कितने कार्बन है? एक कार्बन, दो कार्बन, दो कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, दो कार्बन नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके से जो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे उनकी स्टेट कैसी होगी बताइए? वो ठोस होंगे या द्रव होंगे या गैस होंगे? तो मैं आपको बता दूं कि एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो होंगे, ये अगर इनमें 9 कार्बन है तो 9 कार्बन तक ये द्रव होते हैं। और 9 के बाद, उसके बाद जो हाई कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो ठोस हो जाते हैं, सॉलिड हो जाते हैं। लेकिन ठोस जो होंगे, ध्यान रखना, वो ठोस लोहे के जैसे ठोस नहीं होंगे, बल्कि वैक्स के जैसे, मतलब कि मोम के जैसे ठोस होते हैं। तो पहले पॉइंट में हमें ये जानकारी मिल गई। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं इनकी स्टेट कैसी होती है? तो मैंने आपको बताया कि एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो 9 कार्बन तक होंगे, जैसे इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन। ये देखो, इसमें कितने कार्बन है? 1 कार्बन। इस तरीके से जितने 9 कार्बन तक होंगे, वो 9 कार्बन तक तो द्रव होंगे, लिक्विड होंगे। और उससे ज्यादा जो होंगे, उससे ज्यादा को 9 कार्बन से ज्यादा वाले जो कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे वो ठोस हो जाते हैं, मोम के जैसे ठोस होते हैं। चलिए बात करते हैं रंग की। कलर कैसा होता होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का? तो कलर होता है बच्चों रंगहीन, कलरलेस होते हैं ये। अब बात करें गंध की। गंध कैसी आती होगी, स्मेल कैसी होगी? तो आपको बताया जाए, जो छोटे सदस्य होते हैं, मतलब 1 कार्बन वाले, 2 कार्बन वाले, आपने देखा होगा सिरके के अंदर कैसी गंध आती है। इसके अंदर अच्छी गंध नहीं आती है, एक आपको एक अलग फील आता है। मतलब जो छोटे सदस्य होते हैं, स्मॉल मेंबर होते हैं, 8, 2, 4 कार्बन वाले, उनके अंदर तो अरुचिकर गंध होती है। अरुचिकर गंध का मतलब अच्छी गंध नहीं होती। और जो बड़े सदस्य होते हैं, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के जो बड़े सदस्य होंगे जिनमें बहुत ज्यादा कार्बन होंगे, पता जिसके अंदर 20 कार्बन है, 30 कार्बन है, तो इस तरीके से जो बड़े सदस्य होते हैं उनके अंदर कोई गंध नहीं होती, मतलब वो गंधहीन हो जाते हैं। ये जानकारी हमें मिली, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वथनांक की, बॉइलिंग पॉइंट की। तो इनके अगर बॉइलिंग पॉइंट को जाने तो इनके बॉइलिंग पॉइंट, एल्डिहाइड हमने इस चैप्टर में पढ़ा, कीटोन हमने पढ़ा और कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, क्वथनांक होते हैं, वो एल्डिहाइड से भी ज्यादा होते हैं और कीटोन से भी ज्यादा होते हैं। और आपको बता दूं, अल्कोहल से भी ज्यादा होते हैं। मतलब ध्यान रखें, इनके क्वथनांक कितने होते हैं? तो आपको बताया जाए कि कार्बोक्सिलिक एसिड के क्वथनांक एल्डिहाइड और कीटोन से ज्यादा होते हैं और यहां तक कि अल्कोहल से भी ज्यादा होते हैं। कारण आपसे पूछे तो आप बताएंगे क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर, अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। अगर स्ट्रक्चर देखें कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो ये स्ट्रक्चर होती है, देखिए इस तरीके से। अब होगा क्या, अगर दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड हम ले लें, जैसे CH3, C डबल बॉन्ड OH, इस तरीके से, तो ये जो H है इसका, ये H ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। इसकी वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, जिसकी वजह से इसके क्वथनांक कुछ होते हैं। मतलब क्या बताएंगे कि इनके एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड के क्वथनांक एल्डिहाइड और कीटोन दोनों से ज्यादा होते हैं और अल्कोहल से भी ज्यादा होते हैं। कारण क्या है? क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। आगे बात करें इसके बाद,
और क्वथनांक के अंदर आपको ये पता है, मान लो ये पूछ ले आपसे कि भाई CH3 COOH ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है और CH3 CH2 COOH ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है। इस तरीके के क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ ले कि ये हमारे पास एसिटिक एसिड है और ये हमारे पास प्रोपियोनिक एसिड है, इसमें किसके क्वथनांक ज्यादा होंगे, तो आप क्या बताएंगे कि यहाँ पे प्रोपियोनिक एसिड के बी वाले भाग के क्वथनांक ज्यादा होते हैं, क्योंकि ध्यान रखेंगे जिसमें रिंग बढ़ती है मतलब चेन बढ़ जाती है कार्बन की, तो उसके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि उसका अनुभार बढ़ जाता है। इसमें देखो एक कार्बन दो कार्बन की चेन है तो इसके क्वथनांक कम होंगे, और इसमें एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन की चेन है तो इसके क्वथनांक ज्यादा होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं विलेयता की। नेक्स्ट पॉइंट, विलेयता का मतलब सोल्यूबिलिटी, जल में घुलना। तो देखिए क्या कार्बोक्सिलिक एसिड जल में घुलते होंगे या नहीं घुलते होंगे, ये बताइए। कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जांपल जैसे सिरका, विनेगर, क्या ये जल में घुलता है? आंसर है यस। तो मैं आपको बताऊं, देखो चार कार्बन तक जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो तो आपके जल में विलय होंगे। सबसे पहली बात, वो जल में विलय होंगे। जैसे जैसे उसके बाद कार्बन की संख्या बढ़ेगी, जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ेगी तो इनकी विलयता घटेगी। ध्यान रखेंगे, क्यों? क्योंकि कार्बन की संख्या बढ़ने पर उसका जो जल विरागी भाग है वो बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से विलयता घट जाती है। एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए जैसे हमारे पास लिख रहा है CH3 COOH और हमारे पास लिख दिया CH3 CH2 COOH, और पेपर में आपसे पूछ लिया कि इनमें से ये क्या नाम होगा इसका। देखो एक दो कार्बन है तो मैंने आपको बता रखा है 2 कार्बन के लिए एसिड यूज करते हैं, ये एसिटिक एसिड है। इसको बताओ एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 4 5 कार्बन है तो इसको क्या कहेंगे? 2 कार्बन को एसिटिक एसिड, 3 को प्रोपियोनिक एसिड, 4 को ब्यूट्रिक और 5 को मैंने बता रखा है वैलेरिक एसिड। तो ये वैलेरिक एसिड है। तो कौन सी विलेयता ज्यादा होगी जल में? ये ज्यादा घुलेगा या ये ज्यादा घुलेगा? देखो इसमें कम कार्बन है, मैंने बताया कि कार्बन की जब संख्या बढ़ेगी तो वो विलेयता, कार्बन की जब संख्या बढ़ेगी तो विलेयता घट जाएगी, मतलब वो कम घुलेंगे जल में। तो इसमें 1 2 3 4 5 ये आपके 5 कार्बन है, मतलब ये जल में कम विलय होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए भी आप प्रिपेयर रहे, वो पेपर में आपसे पूछ सकता है कि इसमें से किसकी विलेयता ज्यादा होगी। तो इसकी विलेयता ज्यादा होगी और इसकी विलेयता कम होगी, क्योंकि कार्बन की संख्या बढ़ने पर विलेयता घट जाती है। इस तरीके से हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंप्लीट कर लिया यहां पर, यानी कि भौतिक गुणों को कंप्लीट कर लिया। अब आप इनको याद करने की कोशिश कीजिए और नोट कर ले। सबसे पहले हमने देखा अवस्था के बारे में मैंने बताया कि ये एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड 9 कार्बन तक द्रव होते हैं, उसके बाद ठोस हो जाते हैं मोम के जैसे। रंग कैसा होता है? रंगहीन होता है। गंध मैंने बताया छोटे सदस्य में अरुचिकर गंध होती है, बड़े सदस्य गंधहीन होते हैं। क्वथनांक के बारे में मैंने बताया कि इनके जो क्वथनांक होते हैं वो एल्डिहाइड कीटोन से ज्यादा होते हैं और अल्कोहल से भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि इनमें भाई हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। आगे पहुंचे, मैंने बताया कि इस तरीके के क्वेश्चन कुछ देखने को आपको मिल सकते हैं कि किसके क्वथनांक ज्यादा है, तो आप सेलेक्ट करेंगे जिसमें कार्बन ज्यादा होते हैं तो वो उसके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं। विलेयता के बारे में मैंने बताया कि 4 कार्बन तक जल में विलय होते हैं और उसके बाद जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ेगी तो इनमें की जल में विलयता घट जाती है। और एक बात और ध्यान रखेंगे आप, जो हमारे पास एक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, देखिए एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई एग्जाम्पल वो आपसे पूछ सकता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का आप बताएंगे ये बेंजीन है और बेंजीन में COOH लगा दिया, मतलब बेंजोइक एसिड। तो ध्यान रखेंगे वो सवाल आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये जल में विलय होता है या अविलय होता है, तो आप बताएंगे कि ये जल में अविलय होता है और ठंडे जल में लगभग पूरी तरीके से अविलय है। तो वो आपसे पूछेगा कि किसी एक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम बताइए जो जल में अविलय है, तो आप लिखेंगे ये बेंजोइक एसिड है, ये जल में पूरी तरीके से अविलय होता है। चलिए अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की, रासायनिक गुण के बारे में कि ये कैसी कैसी रासायनिक रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन शो करता होगा। तो रिएक्शन जो हम देखेंगे उनमें सबसे पहले बात करेंगे हम OH समूह के कारण, मतलब OH समूह, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन सा ग्रुप पाया जाता है? OH ग्रुप। वैसे तो COOH है, लेकिन जब रिएक्शन करेगा ये तो OH के बीच में फिजियन होगा। ठीक है, चले देखते हैं केमिकल रिएक्शन, रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज, कार्बोक्सिलिक एसिड के रासायनिक गुण के बारे में देखिए हम बात करेंगे। हमारे सिलेबस में सोडियम के साथ रिएक्शन है। मैं आपको इससे पहले ये बता दूं रिएक्शन कराने से पहले कि भाई रिएक्शन जैसे हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड में यहाँ पे हमने CH3 लगा रखा है, तो जब भी आप रिएक्शन कराओगे मैं आपको बता दूं कि ये एसिड होता है, अम्ल होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, नाम में ही अम्ल आ रहा है और अम्ल का मतलब होता है ये अपना H+ दान करता है। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो H+ दान करते हैं, मतलब ये अपना H निकाल देगा। तो ये जो भी रिएक्शन शो करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड ये H डोनेट करेगा, मतलब क्यों? क्योंकि ये अम्ल है।
ठीक है जी। अब ध्यान रखें, जैसे अगर मान लो इसके अंदर हम वाटर डाल रहे हैं, जैसे कोई धातु डालते हैं, जैसे सोडियम डाल दें या पानी डाल दें इसके अंदर, या NaOH डाल दें, जो भी हम डालेंगे ये तुरंत अपना H+ डोनेट कर देगा, क्योंकि ये एसिड है। इसका काम होता है भाई H दान करना, ठीक है। अब ये H जो है, अगर या तो ये H हाइड्रोजन के फॉर्म में डायरेक्ट निकल सकता है, या फिर अगर ये H है, आपको पता है H पॉजिटिव होता है, और इसे कोई निगेटिव चीज दिख जाए तो ये निगेटिव चीज को पकड़ेगा और फिर बाहर निकल जाएगा। अगर इसे कोई नई चीज नहीं दिखाई दे रही तो ये हाइड्रोजन के फॉर्म में निकल जाएगा, अगर इसे कोई निगेटिव चीज दिखाई दे रही है तो ये उसको पकड़ेगा और फिर बाहर निकलेगा। चलो देखते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास रिएक्शन लिखी है बच्चों, सोडियम के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड के गुण चल रहे हैं, और इसमें हम सबसे पहली रिएक्शन देखेंगे सोडियम के साथ Na के साथ। इसके बाद दूसरी रिएक्शन हम देखेंगे NaOH के साथ, कास्टिक क्षार के साथ रिएक्शन। NaOH का मतलब होता है कास्टिक क्षार। तीसरी रिएक्शन हमारे पास सिलेबस में दी गई है NaHCO3, NaHCO3 के साथ, मतलब इसका नाम होता है, आपको पता होगा, NaHCO3 का नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है जी। देखिए अब आप कोशिश करें रिएक्शन कैसे करें। चलो देखो, CH3COOH और इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं यहाँ पे सोडियम के साथ। बताओ क्या होगा। मैंने अभी आपको बताया कि भाई ये क्या किस तरीके से रिएक्शन करता है। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें हमने क्या डाला, सोडियम। जैसे ही सोडियम को डालेंगे तो मैंने क्या बताया कि इसका नेचर क्या होता है, किसी के भी साथ ये रिएक्शन करता है जब, तो ये अपना H निकालता है, H पॉजिटिव होता है। अब देखो सोडियम में कोई सोडियम भी पॉजिटिव होता है, अगर इसके अंदर कोई निगेटिव चीज होती तो ये हाइड्रोजन जो है इसकी निगेटिव चीज को लेके बाहर निकलता, लेकिन सोडियम के पास कोई पॉजिटिव चीज नहीं है। जैसे ही हमने एसिटिक एसिड में सोडियम को डाला तो सोडियम का टुकड़ा डालते ही इसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया। हाइड्रोजन बाहर निकलेगा मतलब ये H निकाल दो यहां से, देखो H। अब H हाइड्रोजन का मतलब H नहीं होता, H2 होता है बच्चों, तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया हमारे पास। अब ध्यान रखो, ये जो एरो के, ये जो तीर का निशान है, एरो के इधर की चीज को हम रिएक्टेंट कहते हैं, और एरो के दूसरी तरफ इधर जो चीज बनती है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। अब बैलेंसिंग का नियम ये कहता है कि जो एटम आपके पास प्रोडक्ट में है, जितनी संख्या प्रोडक्ट में है उतनी ही रिएक्टेंट में होनी चाहिए। जैसे हाइड्रोजन निकालेगा, मैंने आपको बताया है, तो हाइड्रोजन का मतलब H2। अब प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के 2 हैं, यानी कि H2 का मतलब 2 हाइड्रोजन, तो यहां पर भी हाइड्रोजन के देखो इधर 1 है तो इसके सामने हम 2 लगाएंगे। क्यों? ये रिएक्शन आपको बैलेंस कर रही है। ठीक है भाई। अब देखो यहां पे हाइड्रोजन के 2, तो यहां पे हमने 2 कर दिया। ठीक है, अब हाइड्रोजन तो निकल गया आपका। अब देखो ये वाला जो भाग है इतना, ये माइनस का है और सोडियम प्लस का है, तो होगा क्या, ये माइनस वाली चीज प्लस वाली चीज के साथ आपस में जुड़ जाएगी। उधर तो हाइड्रोजन तो निकल गई और ये माइनस वाला पोर्शन प्लस के साथ निकल गया, यानी कि इस तरीके से 2CH3COO और ये Na यहाँ पे आके जुड़ गया इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे CH3COO के तो ऑलरेडी 2 हैं, यहाँ पे CH3COO के ऑलरेडी 2 हैं, और यहाँ पे सोडियम के भी 2 लिख रहे हैं, तो यहाँ पे 2 की वजह से यहाँ पे सोडियम के 2 लगा दो, रिएक्शन आपके पास बैलेंस हो गई। बीच में प्लस का निशान लगा दो, इसका नाम होता है भाई सोडियम। Na का मतलब सोडियम, और इस पोर्शन को कहते हैं एसीटेट, मतलब आपके पास बन गया है सोडियम एसीटेट। चलिए ये रिएक्शन हो गया। अब बात करते हैं NaOH के साथ रिएक्शन। चलो देखो, CH3COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हमने लिया और इसकी रिएक्शन करा देते हैं NaOH के साथ, कास्टिक क्षार के साथ। अब आप मुझे बताओ कि रिएक्शन किस तरीके से करेगा। आप रिएक्शन को कराने की कोशिश करिए। देखिए आपको इतना तो पता है कि Na पॉजिटिव होता है और OH वाला भाग नेगेटिव होता है, और इसमें CH3COO जो लिख रहा है ये इतना भाग आपका होता है नेगेटिव का और H होता है पॉजिटिव का। और आपको ये भी पता है, मैंने आपको बताया कि कार्बोक्सिलिक एसिड किसी के भी साथ रिएक्शन करेगा भाई, वो जनरली अपना H डोनेट कर देगा, क्योंकि ये एसिड होता है और एसिड जो होता है वो H निकालते हैं, तो ये H निकलेगा। देखो H पॉजिटिव है, तो देखो जैसे ही H निकलेगा, अब डायरेक्ट ये बताओ मुझे कि वो हाइड्रोजन के फॉर्म में बाहर जाना चाहेगा, या फिर H पॉजिटिव है उसे OH माइनस भी दिखाई दे रहा है, वो OH माइनस वाली चीज को पकड़ना चाहेगा। अगर उसे माइनस की चीज दिख रही है तो वो माइनस को पकड़ेगा। देखो H और एक H ये रहा, एक H और एक H, 2 H हो गए, मतलब H2, और ये ऑक्सीजन मतलब कि H2O बाहर निकल गया। ठीक है भाई, चले आगे बात करें। H2O यहां से बाहर निकल गया। अब देखो ये माइनस का पोर्शन है CH3COO माइनस और Na प्लस, तो ये इसके साथ आके जुड़ जाता है, मतलब CH3COO Na, और इसका नाम फिर से हो गया सोडियम एसीटेट। इस तरीके से रिएक्शन फाइनल हो गया। अब बात करते हैं आगे। तीसरा रिएक्शन क्या है हमारे पास, NaHCO3 के साथ रिएक्शन। तो देखिए हमने लिया कार्बोक्सिलिक एसिड को, मतलब CH3COOH, और साथ में रिएक्शन करा दी है NaHCO3 के साथ, रिएक्शन करा दी। चलिए अब देखिए बात करें,
तो क्या होगा, बोलो कार्बोक्सिलिक एसिड का काम क्या होता है बच्चों, H प्लस दान करना। देखो तो ये एक H निकालेगा और ये देखो अब इसे क्या ढूंढना चाहेगा, ये H तो OH माइनस को ढूंढेगा, क्योंकि माइनस OH अगर इसे मिल जाए तो वाटर के फॉर्म में निकल जाता है। एक H 2H H2O। तो क्या होगा, तो देखो यहाँ पे एक H तो इसे ये मिल जाएगा, एक H यहाँ से लेगा और CO3 में से एक ऑक्सीजन ये चुराएगा इसकी। अब क्या होगा, यहाँ पे H2O बाहर निकल गया, देखिए H2O और साथ में CO3 में से एक ऑक्सीजन निकल गया, तो क्या बचा रहेगा CO2, इसको अलग लिख दो और साथ में देखो आपके पास ये बच गया CH3COO और यहाँ पे सिर्फ आपके पास Na बच रहा है, क्योंकि HH एक को वाटर के फॉर्म में निकल गया और इधर CO3 को अपने जो CO2 बच गया वो वहां पे लिख दिया और क्या बच गया CH3COO और ये सोडियम प्लस का इसके साथ आके जुड़ गया, मतलब CH3COONA। इस तरीके से आपके पास बन चुका है सोडियम एसीटेट। ये तीनों रिएक्शन मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होंगी, इनकी आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। चलिए अब बात करते हैं कुछ और रिएक्शन की। देखिए भाई, फोर्थ रिएक्शन में आपसे कहता हूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन PCl5 के साथ कराओ, और नेक्स्ट पांचवी रिएक्शन में आपसे कहता हूं PCl3 के साथ कराओ इसकी रिएक्शन, और छठी रिएक्शन हम NCERT में पढ़ते हैं SOCl2 के साथ। अब तीन रिएक्शन भाई प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हैं, अब इसी के आधार पे बस रिएक्शन कराते जाना है। चलो ये थोड़ी सी अलग तरीके की रिएक्शन होंगी, लेकिन इनके बारे में मैं आपको बता दूं। देखिए इतनी बात आपको पता हो, PCl5 की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनती है। P एक फास्फोरस 5 क्लोरीन से जुड़ा है, यानी क्लोरीन 2 क्लोरीन 3 क्लोरीन 4 क्लोरीन 5 क्लोरीन, हर वैलेंसी पर क्लोरीन 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 यहां पे कनेक्ट है। अब देखो ऑक्सीजन की वैलेंसी आपको पता है कि भाई ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है वो देखो कितनी होती है, 2। ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है। अब यहां पे हम चलो अब यहां पे बात करें CH3COOH हमने लिया और रिएक्शन करा दी PCl5 के साथ। तो देखो क्या होगा, जब भी PCl5 रिएक्शन करता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है कि भाई PCl5 जब भी रिएक्शन करेगा तो अब वो एक ऑक्सीजन को लेना चाहेगा, मतलब वो OH ग्रुप के साथ रिएक्शन करेगा, इस वाले ग्रुप के साथ, और वो इस ग्रुप के साथ की दोनों मतलब ऑक्सीजन को भी खींचेगा H को भी खींचेगा। लेकिन सबसे पहले वो क्या करेगा, वो ऑक्सीजन को खींचेगा और एक ऑक्सीजन को लेने के लिए, मतलब ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है, एक ऑक्सीजन को अपने अंदर समाहित करने के लिए उसे 2 क्लोरीन अपने निकालने पड़ेंगे। तो ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया। मतलब CH3COOH की अगर मैं रिएक्शन कराऊं, यहां पे देखो इस रिएक्शन को मैं यहां पे लिखता हूं CH3COOH प्लस PCl5 की स्ट्रक्चर ये है, मैंने ऐसे ना लिखे, यहां पे ओपन करके लिख दी। अब क्या करेगा, ये 2 क्लोरीन दान कर अपने निकालेगा, तब जाके वो एक ऑक्सीजन को लेगा। मतलब यहां पे क्या बन जाएगा, 2 क्लोरीन तो उसने निकाल दिए और यहां पे एक ऑक्सीजन को ले लिया। मतलब संरचना आपके पास इस तरीके से बनी, देखो देखो PCl और ये 2 बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ गए इस तरीके से, POCl3 बन गया बच्चों। तो यहां से क्या हुआ, मतलब इसने एक ऑक्सीजन लेने के लिए अपने ये एक ऑक्सीजन ले लिया और 2 क्लोरीन वहां से निकाल दिए। ठीक है जी, अब जो 2 क्लोरीन निकाले इनमें से एक क्लोरीन तो H को ले जाएगा इस तरीके से, मतलब ये तो POCl3 बन गया, ये तो POCl3 बन गया। अब एक Cl जो है वो एक H को ले गया प्लस HCl, और ये क्या बच रहा है इधर CH3CO, और इसमें जो दूसरा वाला Cl है वो इसके साथ जुड़ जाएगा, मतलब CH3COCl। ठीक है जी, अब रिएक्शन तो आपने समझ ली। अब इस रिएक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम लिखते हैं थोड़ा स्वच्छ तरीके से। देखिए जरा किस तरीके से हमने किया, CH3COOH प्लस PCl5। बोलो क्या करें बच्चों, PCl5 ये क्या करेगा, अपने सबसे पहले मैंने बताया कि एक ऑक्सीजन लेने के लिए 2 क्लोरीन निकाल देगा अपने में से, और ये एक ऑक्सीजन इसकी ले लेगा। जब एक ऑक्सीजन ले लेगा यहां से, तो ऑक्सीजन यहां पे आ गया, POCl3 बन गया साथ में। ठीक है, अब 2 क्लोरीन निकले, तो 2 क्लोरीन में से एक क्लोरीन तो H के साथ चला गया और एक क्लोरीन यहां पे आ गया, तो क्या बना CH3COCl और साथ में एक क्लोरीन H के साथ, मतलब HCl। इस तरीके से CH3COCl का नाम होता है एसिल क्लोराइड, और ये प्रोडक्ट आपके पास बन गया है। अब रिएक्शन अगर देखें PCl3 के साथ, PCl3 के साथ की रिएक्शन भी मैंने आपको बता रखी है। उससे पहले मैं SOCl2 को बता दूं। चलो SOCl2 के साथ अगर रिएक्शन देखें CH3COOH प्लस SOCl2, अगर रिएक्शन देखें देखो क्या होगा, सेम इसी तरीके की कहानी आपके पास यहां पे होगी। देखिए SOCl2 जो होता है ये अपने 2 क्लोरीन छोड़ेगा और एक ऑक्सीजन लेगा। SOCl2 जो होता है ये भी एक ऑक्सीजन को चुराएगा, और एक ऑक्सीजन को लेने के लिए आपको बोलो कितने क्लोरीन, दोनों क्लोरीन इसको छोड़ने पड़ेंगे, मतलब SO2 निकलेगा साथ में, और 2 क्लोरीन में से एक क्लोरीन जो है वो तो H के साथ चला गया और एक क्लोरीन इधर चला गया। मतलब रिएक्शन में आपके पास बना CH3COCl और साथ में एक क्लोरीन H के साथ निकल गया HCl। इस तरीके से ये रिएक्शन हो गया। चले अब बात करते हैं
PCl3 के साथ रिएक्शन की कि ये PCl3 के साथ रिएक्शन कैसे करेगा। तो देखिए PCl3 के साथ मैंने आपको एक फॉर्मूला बता रखा है कि भाई PCl3 जब भी रिएक्शन करेगा तो ध्यान रखना आप कि PCl3 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, मतलब ये किसको लेगा, सिर्फ ऑक्सीजन को। और एक बात मैंने बता रखी है कि PCl3 की रिएक्शन कभी भी एसिटिक एसिड या OH समूह के साथ कराओगे तो उसके मॉलिक्यूल्स आप 3 कर देंगे। चलो देखो, जैसे हमारे पास लिख रहा है CH3COOH और रिएक्शन हमने कराई है PCl3 के साथ, क्या होगा। मैंने आपको बताया कि भाई जैसे ही PCl3 किसी OH ग्रुप वाले कंपाउंड के साथ रिएक्शन करे तो उसके सामने आप एकदम डायरेक्ट 3 लगा दो, ठीक है। अब ये काम तो हो गया। अब क्या होगा, देखो ये जो फास्फोरस है ये OH को ले गया इस तरीके से और हमारे पास निकल गया P। और देखो OH के कितने हैं बच्चों, सामने देखो 3 POH का होल थ्राइस और साथ में हमारे पास ये 3 CH3CO बच रहे हैं और इधर Cl के 3 बच रहे हैं। ये माइनस का, ये प्लस का पोर्शन, ये माइनस का पोर्शन आपस में जुड़ जाएंगे, मतलब 3 CH3CO Cl। इस तरीके से हमने ये कुछ रिएक्शंस आज देखी, कुछ रिएक्शंस इसकी और स्पेसिफिक रिएक्शन बची हुई हैं जिनको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे और इसके बाद इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे और फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अब कुछ होमवर्क की तरफ आप बात करें, होमवर्क के लिए कुछ प्रैक्टिस के लिए मैं रिएक्शन आपको लिखता हूं जिनको आपको सोल्व करना है खुद से। चलिए पहली रिएक्शन है आपके पास, जैसे हमने केमिकल प्रॉपर्टी में CH3COOH और इसकी रिएक्शन कराई थी Na के साथ। दूसरी रिएक्शन आप करेंगे CH3COOH प्लस NaOH। तीसरी रिएक्शन आप करेंगे CH3COOH प्लस साथ में NaHCO3। बिना देखिए रिएक्शन आप सोल्व करेंगे और नेक्स्ट रिएक्शन हम लिखेंगे CH3COOH प्लस साथ में PCl5 और अगली फिफ्थ रिएक्शन हमारी होगी आज की CH3COOH प्लस SOCl2 और अगली रिएक्शन हमारी होगी CH3COOH और साथ में PCl3। ये 6 की 6 रिएक्शन आप करने की कोशिश करेंगे।